Welcome students in Play with Chemistry. Today we are going to discuss about the characteristics of ionic compounds. बच्चों आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। दिस इज फिजिकल स्टेट। जनरली ऑलरेडी इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, दूसरा कैरेक्टर, चूंकि सॉलिड स्टेट में होने के कारण उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिनके कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों जानते हैं जो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए वहां पर आपको मैंने पिछले वीडियो में इस तरह का एक डायग्राम बताया था। ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है इनके बीच में लगने वाला। ये इसको यहां से इलेक्ट्रॉन का मूव करना इजी नहीं है, और आप जानते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक चार्ज आगे कैरी नहीं हो सकता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। ओके, लेकिन कंडक्टिविटी में वही बात, सॉलिड स्टेट में चार्ज कंडक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। बट इन मोल्टेन स्टेट यदि वो मेल्ट हो जाए और यू पुट इन वाटर, चाहे एक्वा सॉल्यूशन में हो जाए, वहां पर जो होती है फोर्स जो होता है आयंस के बीच में जो लगने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वीकेंड हो जाते हैं, ये कमजोर हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है, संभव हो जाती है, और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण इन दोनों कंडीशन में, मोल्टेन स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन में, दे कैन इजीली एंड स्मार्टली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। ये तीन कैरेक्टर थे, चौथा कैरेक्टर है solubility. This is very important. Solubility. Ionic compounds are highly soluble in polar solvent। बच्चों यह नाम याद है ना पोलर सॉल्वेंट का? लाइक वाटर, बट इनसॉल्युबल मतलब नॉट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, C6H6, कार्बन डाइसल्फाइड, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, टॉल्यूइन, दिस इज टॉल्यूइन, ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्सेट्रा। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है बच्चों। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये बता देता हूं आपको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही नाम है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही नाम है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ओके, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर में ये हाईली सोल्यूबल क्यों होते हैं ये समझिए आप। ओके, जैसे देखिए NaCl, Na+ और Cl-, इनके दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। जैसे ही इनको वाटर में प्लेस किया गया, तो ये वाटर है, वाटर में प्लेस किया गया। ओके, आपने अभी भी पढ़ा है। ओके, इन एक्वा सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, द
dielectric constant of water या पोलर सॉल्वेंट आप समझ लें, पोलर सॉल्वेंट आर higher than other solvent like methanol, ethanol, etc. Hence, क्या है? The dielectric constant of water are higher than other solvent, so they weakens the strong force between Na plus and Cl minus, hence highly soluble in water. देखो बच्चों क्या नहीं बताया, जब ये सोडियम क्लोराइड वाटर में जाता है तो आपको बड़ी हैरानी होगी, ये दोनों ये ब्रेक हो जाते हैं, जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है क्यों कर रहा है, इनके बीच में जो ये पैकिंग थी, ये पैकिंग ऐसे खुल जाता है, और जैसे ही खुलती है ये दोनों वाटर से घिर जाते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूं, तो किस तरह से इनको डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैटायन और एनायन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये देखिए बच्चों, इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स है, इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनको वीकेंस करता है, कमजोर करता है। ओके, अब देखिए जब ये वाटर में NaCl गया तो कैसे ये दोनों अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये पर है Na प्लस, ओके जी, तो ये ऐसे यहाँ पर O माइनस, ये देख लीजिए H प्लस, यहाँ भी O माइनस, O माइनस, H प्लस, यहाँ भी O माइनस, H प्लस, यहाँ भी O माइनस, H प्लस। देख लिया आप, Na, ये जो Na है वो किस तरह से वाटर ने इनको घेर रखा है, और ठीक सेम फिनोमेना क्लोरीन के साथ भी होती है। ये देखिए क्लोरीन कैसे घिर गया, ये भी गिरा हुआ है वाटर से। ओके, ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये है हाइड्रोजन प्लस माइनस, यहाँ ये हाइड्रोजन ये इस तरह से यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर ये पूरी तरह से इनको इनसर्कल कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये सोडियम, ये क्लोरीन एंड भी गिरा हुआ है यहाँ पर, इनको ये क्या कर, इसी तरह से Na और Cl के बीच में वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दिया और वो हाईली सॉल्युबल हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे आपको बताते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के क्या कंडीशन है, आपको ये हम बताने जा रहे हैं। ओके, चलिए बच्चों आगे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा H2O मतलब वाटर हो गया, ये मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल। आपको कहेगा C2H5OH, ये कहेगा इथेनॉल। ओके जी, ये CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन, और डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3, डाइमिथाइल ईथर। अब आपको कहेगा जो इसमें बताइए किसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सबसे अधिक है, और सबसे अधिक किसकी है और किसकी कम है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में करके बताता हूं। ओके, ये देखिए हमारे पास कितने ये सॉल्वेंट है, ऑल आर सॉल्वेंट, 3, ये 4, ये 5, ये पांचों सॉल्वेंट है। ओके, इसमें ये जो है ये है पोलर सॉल्वेंट। क्या ये पोलर सॉल्वेंट, और रिमेनिंग 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो सभी 4 है ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। कुछ सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें क्या ऑर्डर हमें निकालना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये जानना जरूरी, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, दो आयन्स कैटायन एनायन होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाले फोर्स है उनको जो वीकेंस करने का काम जो करता है वो कौन करता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानना जरूरी है। ऑर्डर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों पोलर सॉल्वेंट के सबसे अधिक H2O is greater than methanol, is greater than ethanol, is greater than acetone, greater than CH3, CO, CH3, and this is greater than CH3, O, CH3. Okay? यानी ये सबसे बड़ा होगा दिस H2O ग्रेटर देन, फिर से बताता हूं, CH3OH, C2H5OH ग्रेटर देन CH3O, CH3, COCH3, COCH3 and greater than CH3O, CH3. This is the order. Okay? तो ये बच्चों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये खत्म हुआ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हो गया। अब हम आपको कंडीशन बताते हैं। ओके, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड। किस कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड बनेगी ये जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए यहां पर लेते हैं कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ओके, चलिए ये कंडीशन अब हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, 3 कंडीशन है बच्चों। पहला फर्स्ट आई बोले तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इट शुड बी लो, इट शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ओके, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट शुड बी हाई, इट शुड बी हाई, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और थर्ड है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एनर्जी और एंथैल्पी, एंथैल्पी इट शुड बी हाई, इट शुड बी हाई। चलिए अब मैं आपको तीनों बताता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चों, ये जानना जरूरी। आयोनाइजेशन एनर्जी पहले ये समझिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove the valence electron called ionization energy, ionization energy. ओके, ये तो हो गया आपको आई का डिफिनेशन। बच्चों यहां पर आपको आते हैं क्या कर, आयनिक बॉन्ड बनेगा तभी बनेगा
बहुत सारा अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ओके, एंड द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आयंस सिंस दे आर चार्ज पार्टिकल्स, देयरफॉर द फोर्स which apply between the ions, they are very very stronger, called electrostatic force of attraction, okay. In solid state they are very closely packed, they are crystalline form. बहुत सारे कैरेक्टर हमने पढ़ा। ये तो आयनिक बॉन्ड बन भी गया, उनके क्या कैरेक्टर होंगे, बीपीएमपी कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उनके कंडीशन है, बॉन्ड जब बनेगा तो ही कंपाउंड बनेगा, और जब कंपाउंड बनेगा देन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ऑब्जर्व, ओके। तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कंडीशन, आयनिक बॉन्ड बनने के तीन कंडीशन है, यही तीन मेजर कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इट शुड बी आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। का मतलब क्या है समझिए, जो आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों वो किसके किसके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मींस कोई भी, जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल हम बताए थे, Na+ और Cl-, Na ने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, देन दे गेट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन, दे गॉट नेगेटिव चार्ज, एम आई राइट। तो सोडियम ने क्या किया, ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसको दिया है क्लोरीन को। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा, ऑटोनोमस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए ये मेरे हाथ में ये मार्कर है और यहां पर है, इसको हम यहां से निकाल के यहां लाना चाहते हैं। इस मार्कर को, क्या हम मार्कर पर मार्कर आजा, क्या आएगा, नहीं आएगा। We have applied the energy to remove the marker from that point to this point. Okay बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, ओके, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ओके, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी जो मेटल होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होनी चाहिए, ओके, ये बात को ध्यान दें। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बच्चों किसमें है, नॉन मेटल में है। बच्चों सिंपल सी बात है, हमारे लाइफ में केमिस्ट्री से अलग हट के आते हैं, मतलब किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है, एग्रेसिव किसको होना चाहिए, देने वाले को या लेने वाले को, डोनर को या एक्सेप्टर को। ऑफ कोर्स जो एक्सेप्टर है उसे एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं, उसकी इफिशियंसी हाई होनी चाहिए, लेने की जो टेंडेंसी है, गेन करने की टेंडेंसी अधिक होनी चाहिए। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल के लिए है, और ये क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई होती है। बच्चों जब दो कैटायंस और एनायंस आपस में कंबाइंड होके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो दे रिलीज a large amount of energy, they release a large when ionic crystal is formed from its gaseous constituent ions, a large amount of energy is released, which called
लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। बच्चों आयनिक कंपाउंड एक अच्छा आयनिक कंपाउंड, एक बेस्ट आयनिक कंपाउंड वही होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही दूसरा नाम है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी जो है या लैटिस एंथैल्पी जो है इसको भी बहुत हाई होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगी बच्चों, जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। सो दीज आर द थ्री एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब ये तीनों कंडीशन आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, और लैटिस एंथैल्पी एनर्जी क्या हो, हाई हो। इन दिस कंडीशन आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म। उसके बाद बच्चे बहुत सारे बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड है। ये तो चार तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़ना है। उसके बाद वीक बॉन्ड है, वैन डेर वाल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, अब ये सब अच्छे से इसमें तीन चीज आपको याद रखना है बच्चों। आप कैसे बनता है और डिफिनेशन आपको याद नहीं रखने का। हाउ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन 9th 10th में बच्चे रट लेते हैं उसको, उसी को तो बार बार दिमाग में रखते हैं। ऐसा ठीक है, दिमाग में रखिए, लेकिन उसके कंसेप्ट को, लॉजिक को समझिए। ओके, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है फ्रॉम वन। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहली बात ये समझिए आप क्या क्या चीज आपको याद रखनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, सॉल्युबिलिटी, ओके, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये तीन जो है ये कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड कोई अच्छा आयनिक कंपाउंड तभी होगा जब उनके आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन बहुत अच्छे हो। कोई भी आयनिक कंपाउंड एक बेस्ट आयनिक कंपाउंड का रोल तभी प्ले करेगा यदि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, और लैटिस एंथैल्पी भी हाई हो। ओके बच्चों, तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंफॉर्मेशन यदि आप आयनिक बॉन्ड में रखते हैं तो आई थिंक यू विल नेवर एस्केप द क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके बच्चों, ओके। और अगले जो हमारा ये आपको सारे कंडीशन मैंने बताया, सारे लिख के बताया, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये कंडीशन मैंने ऑर्डर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर बताया, जिससे वेरी डायरेक्टली क्वेश्चंस में एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ओके बच्चों, यदि ये वीडियो आपको लगता है जो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, ओके, हैव अ ग्रेट डे।